हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने छोटे से प्यारे चैनल पीटू एडुकेशन में। तो धातु और अधातु में हम लोगों ने दो चार वीडियो देख लिया था और हम लोगों ने उसमें धातु और धातु क्या होता है, उसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म भी देख लिया था। लेकिन आज हम रासायनिक गुणधर्म बहुत ही बड़े तरीके में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमें धातु से ऑक्सीजन का अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड का बहुत कुछ ऐसा हम लोग को आगे मिलेगा। पढ़ते रहिए, आप आगे देखिए इस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। यहाँ पे धातुओं का रासायनिक गुण एक ही बात है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। देखिए, मेरा नाम है प्रिंस पांडे और मैंने बीएससी फिजिक्स के साथ अपना डिग्री कंप्लीट किया नहीं है, करने वाला है, 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहला हमारा रासायनिक गुण क्या है, उस पर ध्यान देते हैं। धातुओं की वायु से अभिक्रिया, ठीक है। हमें यहाँ पढ़ना है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। टैब पे वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं इसको इतना हैबिट नहीं है वीडियो पढ़ाने का, ठीक है। तो धातुओं के वायु से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यानी कि धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला ये एक नंबर, ये हमारा एक नंबर फर्स्ट हमारा टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर का पॉइंट है, ठीक है। धातुओं के वायु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब कि धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, यही हमें पढ़ना है। इस पॉइंट से हमें यही पता चल रहा है कि धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब इस पॉइंट के अंदर हम ये देखें कि अभिक्रिया करते हैं तो कैसे अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं, ठीक है। हमें इस अभिक्रिया के दौरान उत्पाद क्या क्या मिलता है उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए, धातुओं का वायु में दहन करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। धातु ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे देखिए, धातुओं का वायु में दहन करने पर, ठीक है। धातुओं का वायु में दहन करने का मतलब है कि धातु जो है उनको वायु में जलाना, ठीक है। उनको वायु में दहन करना यानी कि जलाना। और जब हम धातुओं को वायु में जलाते हैं तो हमारा कोई भी चीज जलता है ना, तो वहां ऑक्सीजन होगा तभी वहां पे हमारा आग लगेगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगा। जैसे कि आप कभी देखिएगा, आग जलेगा और उसे बंद कर दीजिएगा, ठीक है। किसी चीज से बंद कर दीजिएगा जिससे कि अंदर हवा ना जा सके, तो वो आग तब तक ही जलेगा जब तक कि उसके अंदर हवा था। और जब वो जलकर हमारा आग द्वारा जो उत्पन्न गैस होता है उसमें बदल जाए, उसमें से ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तो वो आग बुझ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन उपस्थित होता है जहां भी हमारा आग जलता है, ठीक है। तो जब धातुओं का हम लोग धातुओं का हम लोग दहन करेंगे, मतलब कि उन्हें जलाएंगे, ठीक है। तो उस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ वो धातुएं अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। वायु में हमारा ऑक्सीजन उपस्थित होता है और उनके साथ वे धातुएं अभिक्रिया कर लेती हैं और वो क्या निर्मित करती है, हमारा वो उत्पाद देती है, धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ क्या हमें याद करना है, हमें सिर्फ यहाँ ये देखना है कि धातुएं जो होती है उनको हम वायु में दहन करते हैं, उनको वायु में जलाते हैं, तो वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। धातु में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु ऑक्साइड, ठीक है। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया है वो लिखा है धातु प्लस ऑक्सीजन, हमारा उत्पाद क्या होता है, धातु ऑक्साइड। याद रखिएगा, धातु को वायु में दहन करने पर वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड उत्पन्न करता है। ये अभिक्रिया याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जब कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। देखिए, कॉपर क्या है, कॉपर हमारा एक धातु है, ठीक है, Cu कॉपर, ठीक है। तो उस कॉपर को हम लोग जब वायु में गर्म करेंगे, गर्म करने या जलाना एक ही बात है, मतलब कि आग के संपर्क में लाना। कॉपर को जब हम वायु में गर्म करेंगे तो वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमारा
कॉपर ऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड उत्पन्न करता है। और ये कॉपर ऑक्साइड जो उत्पन्न होता है ये उस कॉपर के सरफेस पे आ जाता है, क्या काले रंग का होता है। ठीक है, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, वो कॉपर ऑक्साइड जो बनता है वो काले रंग का होता है। ठीक है, हमें याद रखना है कि कॉपर जब वायु के संपर्क में आता है, सॉरी, कॉपर जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो वो जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो किस रंग का होता है, काले रंग का। ठीक है, काले रंग का होता है, याद रखिएगा काले रंग का होता है। देखिए यहाँ मैंने उसका अभिक्रिया लिखा है। ठीक है, उसका अभिक्रिया लिखा है यहाँ पे, देखिए Cu+O2 मैंने लिखा था ना, Cu+O2 हमारा क्या फॉर्म करेगा, CuO। अब यहाँ CuO हमारा नॉर्मल Cu मतलब कॉपर एक ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। हमें इसे बैलेंस करना होगा, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ आगे 2 बैठाना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ 2 बैठाया है। अब यहाँ पे ये कॉपर और ऑक्साइड दोनों 2-2 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड तो 2 था लेकिन कॉपर 2 नहीं है, तो कॉपर के आगे हम लोग 2 बैठा देंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करके ही एग्जाम्पल मैंने दिया है, यहाँ पे इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन ही है, ध्यान दीजिए। देखिए कॉपर हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है, कॉपर ऑक्साइड, वो किस कलर का होता है, काले रंग। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। आगे देखें, अब देखिए यहाँ एक और पॉइंट है, क्या पॉइंट दिया देखिए, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ठीक है, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड जल में घुलते हैं तो क्षार बनाते हैं। ठीक है, क्षार का मतलब क्या, जो वो क्षारक जो जल में घुलनशील हो। ठीक है, क्षार। तो कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ठीक है, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड व पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, कुछ धातुएं, जस्ट ये कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना है कि कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जो वो जल में घुलकर क्षार उत्पन्न करती है, और उनका 2 उदाहरण याद कर लेना है। उनका 2 उदाहरण क्या है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये दोनों धातु ऑक्साइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक नोट हमें दिया हुआ है, ये देखिए नोट क्या लिखा है, सोडियम व पोटेशियम धातु। ठीक है, सोडियम यानी कि Na, पोटेशियम यानी कि K। सोडियम या पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें आग से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, जो हमारा पोटेशियम और सोडियम धातु है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम क्या है, धातु है, सबको पता है। और ये पता है, ये अभिक्रिया का जो धातुओं का श्रेणी है उसमें सबसे ऊपर का धातु है सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं, ये इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि इन्हें किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इन्हें गर्म करने की जरूरत नहीं होती। ये सोडियम वायु में खुले में रखते ही तुरंत ही वायु के साथ अभिक्रिया करता है और तुरंत ही उसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है, ये तुरंत ही, जैसे सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु है जो वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, उन्हें अगर वायु मिला तो वो आग पकड़ लेंगे। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है ताकि वो वायु के संपर्क में ना आए और आग ना पकड़े। जब उसको हम केरोसिन तेल में डाल देंगे, केरोसिन तेल के अंदर में डुबो के रखेंगे, तो उसका वायु से संपर्क टूट जाएगा और इस वायु के संपर्क के टूटने से ही हमारा केरोसिन तेल में सोडियम आग नहीं पकड़ता है। नहीं तो उसे वायु के संपर्क में भाई रख दिए और वो तुरंत जल जाएगा। अपने हाथ पे ऐसे कभी सोडियम डायरेक्ट मत रखना, नहीं तो ये हाथ भी जल जाएगा, सोडियम तो जलेगा ही। ठीक है, तो सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है और पोटेशियम भी, ये दोनों। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होते हैं और ये वायु में खुले में जैसे ही आते हैं आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। ये इतनी बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, सब सोच रहे होंगे, ये इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बच्चों को बुर्बक बनाने के लिए क्वेश्चन देता रहता है। ठीक है, कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं। ए भाई, कोई पूछने वाली बात है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, केरोसिन तेल में डुबा के इसलिए रखते हैं क्योंकि सोडियम हमारा वायु में खुला में रहेगा तो वो आग पकड़ लेता है और हमें उसे आग से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। ठीक है, आएगा एग्जाम में तो धड़ाधड़ लिख दोगे ना,
लिख दोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो ये नोट सबको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, VVI। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों को मालूम नहीं रहेगा तो ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज है कि सोडियम और पोटेशियम को हम खुले वायु में क्यों नहीं रखते, क्यों इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो ये याद रखना है, ये नॉर्मली वायु के साथ जैसे ही संपर्क में आते हैं आग पकड़ लेते हैं और इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नीचे देखते हैं और क्या हमें पढ़ना है इसके बाद। सी पॉइंट हमें दिया है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा उभयधर्मी। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं समझ आएगा। एल्युमिनियम का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, एल्युमिनियम का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, जो कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है, क्योंकि यह धातु ऑक्साइड क्षारक व अम्ल दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे? क्योंकि यह धातु ऑक्साइड क्षारक, क्योंकि धातु ऑक्साइड क्षारक व अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण जल देते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं वो ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो कि जो कि अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। सामान्यतः जो हमारा धातु ऑक्साइड होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होने के कारण वह क्षारक से अभिक्रिया करता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड जो होता है गलत बोल रहा हूं मैं। धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारक प्रकृति का होता है। ठीक है, और ये इसलिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे जो होते हैं अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। नॉर्मली हम सब समझिए, नॉर्मली जो धातु ऑक्साइड होता है वो क्षारक होता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? क्षारक प्रकृति का। लेकिन कुछ ऐसी धातु ऑक्साइड है जो कि क्षारक के साथ तो अभिक्रिया करेंगे क्योंकि ये अम्ल के जैसे हैं, लेकिन वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड उन्हें कहा जाता है जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देके यहाँ समझाया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि एल्युमिनियम हमारा जो है वो एसिड और एसिड कहने का मतलब अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है और हमारा लवण और जल उत्पन्न करता है। ठीक है, जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता हो और जो लवण जल उत्पन्न करता हो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम धातु जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो धातु ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये जल और लवण दोनों क्या हो गया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण बताइए, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड याद रहेगा ना। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए हमें यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया। ठीक है, नोट, इस नोट में क्या दिया गया है देखना होगा हमें। नोट में हमें दिया गया है एनोडीकरण। ठीक है, एनोडाइजिंग, एनोडीकरण। ये एनोडीकरण तो चलिए देखते हैं हम लोग एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण, एनोडाइजिंग। ठीक है, तो एनोडीकरण क्या होता है? देखिए एल्युमिनियम धातु को वायु में खुला छोड़ने पर धातु वायु से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली सी परत बनाता है जो इसे संक्षारण से बचाती है। देखिए धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, या तो धातु बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी या तो धातु बहुत समय बाद धीरे धीरे धातु के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना देती है धातु ऑक्साइड का। और उसी अभिक्रिया को जल्दी करने के लिए हम क्या करते हैं, धातु को गर्म करते हैं या धातु का दहन करते हैं। ठीक है,
कोई भी धातु हो, जैसे कि एल्युमिनियम हो, हमारा सिल्वर हो, गोल्ड हो। गोल्ड तो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, इसके ऊपर ऑक्सीजन अभिक्रिया करने में बहुत बहुत साल लगेगा। हम पकड़ लेते हैं कॉपर। कॉपर जो धातु है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और काला रंग का ऊपर परत बनाती है, सबको पता है, ठीक है, हम लोग कुछ देर पहले ये पाए। तो जो कॉपर धातु है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का काला रंग कैसे होता है, उसके ऊपर उसका कॉपर ऑक्साइड का परत आता है, तभी तो कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा एल्युमिनियम धातु जो है ये भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और इसके परत पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, उसके परत पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम का घर सबके घर में बर्तन है, ठीक है, और उन बर्तनों को आप लोग स्क्रैच करके देखिएगा, उसके अंदर आपको बहुत ही चमकीला दिखेगा, ठीक है, वो अंदर जो दिखेगा वो प्योर एल्युमिनियम होता है और उसके ऊपर जो दिखेगा वो जो परत जो रगड़ रहे हैं वो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड रहता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो धातु होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने परत पर क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राकृतिक नेचुरल रिएक्शन, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये एनोडाइजिंग यानी कि एनोडीकरण में बता रहा है कि एल्युमिनियम धातु को वायु में खुला छोड़ने पर धातु वायु से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड पतली परत बनाती है, इसे संक्षारण से बचाती है, ठीक है। ये तो प्राकृतिक हो गया कि एल्युमिनियम हमारा धीरे धीरे एल्युमिनियम जो हो गया धातु वो धीरे धीरे वायु के साथ अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड अपने ऊपर एक परत बनाता है, ये प्राकृतिक हो गया। लेकिन इसी को जब हम एक किसी प्रोसेस के द्वारा, वो प्रोसेस अभी नीचे पढ़ेंगे, उस प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे तो उसे एनोडाइजिंग कहेंगे। वो कौन सा प्रोसेस है देखिए, ठीक है। इस परत का विद्युत अपघटन करने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है, ठीक है। इस परत का जब हम लोग विद्युत अपघटन करेंगे और इसी प्रक्रिया को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। तो एनोडीकरण क्या होता है समझ गए, अब आगे देखते हैं। यहां देखिए मैंने एक प्रश्न लिया है, ठीक है, वो क्या प्रश्न है देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया। अब आपको लिखना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और इनका दो उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड तो मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि क्या होता है, ठीक है, चलिए देख लीजिए फिर से। जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। वो धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करने का अर्थ क्या है, देखिए जब हमारा धातु ऑक्साइड अम्ल, नॉर्मली तो हमारा धातु ऑक्साइड क्या रहता है, क्षारक रहता है, तो ये क्षारक जो है अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। लेकिन जब यही धातु ऑक्साइड हमारा अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये कैसे होगा, अम्ल और अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करें, तो नहीं, ये धातु ऑक्साइड तब हमारा क्षारक के जैसे व्यवहार करने लगते हैं और तब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और हमारा लवण और जल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जो धातु ऑक्साइड जब धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं तो उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ये धातु ऑक्साइड जब दोनों अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर रहा है तो उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं कहते हैं। जो धातुएं हमारा उभयधर्मी, जो धातुएं हमारा ऑक्सीजन के साथ, जो धातुएं हमारा अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर रही है उन धातुओं को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उन धातुओं को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जांपल हमारा है जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। दो उभयधर्मी ऑक्साइड का हमारा एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों जो है ये अम्ल और क्षारक दोनों तरह के व्यवहार प्रकट करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों का अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया का उदाहरण दिया है, देखिए।
एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और तब हमारा वो एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर यानी कि जल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्षारीय व्यवहार। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्षारीय व्यवहार, ठीक है, क्षारीय व्यवहार, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, क्षारीय व्यवहार कर रहा है। अब यहाँ क्षारीय व्यवहार कैसे कर रहा है ये तो समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन चलिए समझा देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है ना, अच्छे से समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड। तो यहाँ HCl यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्षारक होगा ना, तभी तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये धातु ऑक्साइड क्षारीय व्यवहार कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, फिर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा क्षारक यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इसका मतलब कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा अम्ल है, ये अम्ल एसिड है यानी कि अम्ल है, तभी तो ये क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है ना। तो ये हमारा यहाँ पे अम्लीय व्यवहार कर रहा है। तो देखिए ये जो हमारा धातु ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये जो धातु ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हमारा कभी अम्ल के जैसा व्यवहार कर रहा है, कभी क्षारक के जैसा व्यवहार कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। तो एल्युमिनियम का एग्जांपल जिस तरह हम लोग दिए सेम वैसे ही जिंक का भी है। जिंक भी हमारा एक बार HCl के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय व्यवहार कर रहा है, कभी जिंक ऑक्साइड हमारा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षारक के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों के दोनों अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार दोनों तरह के व्यवहार प्रकट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे, ठीक है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है समझ गए, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं हम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, धातुओं की जल से अभिक्रिया, ठीक है। धातुओं की जल से अभिक्रिया अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। धातुओं की जल से अभिक्रिया, तो धातु जो है वो जल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, और धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ये सब उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि धातुएं कौन कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया के किस किस प्रकार का उत्पाद उत्पन्न करता है, ठीक है। तो चलिए नीचे देखते हैं, ठीक है। तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, सबसे पहला बात, धातु जो होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं वे जल में घुलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात यहाँ लिखा है कि धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, या तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस तथा धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगा ही, लेकिन अन्य उत्पाद में या तो धातु ऑक्साइड या तो धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होगा, ठीक है। तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या उत्पाद उत्पन्न करती हैं, या धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हमारा धातु का जल के साथ अभिक्रिया है। यहाँ पे हमारा कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट वाला बात दिया गया है कि जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं वे जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने चूना देखा है, ठीक है। जब हम लोग चूना का पत्थर हमारा जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग जल में घोलते हैं, चूना का बड़ा बड़ा पत्थर पापा लाते हैं लोग सादा बनाने के लिए, ठीक है, उन्हें चूने की जरूरत होती है। तो वो चूना जो होता है
उसे जल में घोलते हैं, ठीक है, और तब ये जल में घुलकर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे कहते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब तक कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तब तक उसमें हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारा ऊष्मा भी उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। ऊष्मा भी हमारा इसमें उत्पन्न होता है और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है इसमें हमारा ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं धातु हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये जल में घुल जाता है और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। धातु हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करता है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे देखिए, धातु हमारा जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये दो चीजें उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। फिर तो धातु ऑक्साइड जो है पुनः जल में घुल जाता है और धातु हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। हाइड्रो गलत हो गया, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। धातु ऑक्साइड जो है फिर जल में घुल जाता है और वो धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। टैब में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज थोड़ा मोड़ा समझना, ठीक है। मुझे थोड़ा अभी हैबिट नहीं है, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है, ठीक है। उदाहरण क्या है देखिए, उदाहरण क्या है यहाँ पे, उदाहरण देखिए, सोडियम यानी कि Na, पोटेशियम यानी कि K, ठीक है। धातु है, ये जो सोडियम पोटेशियम धातु है ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम जैसे जो धातु है इतनी अभिक्रियाशील धातु है कि ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है और ये क्रिया इतना तेजी से होता है कि निकली हुई ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा निकली हाइड्रोजन गैस जलने लगती है, ठीक है। ये सोडियम और पोटेशियम का जो अभिक्रिया है जल के साथ ये इतनी तेजी से होता है ना कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है वो जलने लगता है, ठीक है। हमें पता है कि धातु जब हमारा जल में घुलेगा, ठीक है, कोई धातु जो हमारा जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो जब वो अभिक्रिया करेगा तो उसमें धातु ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और कोई धातु ऐसा है जो ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है ये जब जल के साथ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा दोनों उत्पन्न करते हैं और ये अभिक्रिया इतनी तेजी से होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसमें जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है वो जलने लगता है, ठीक है, उसमें आग पकड़ लेता है, इसमें ऊर्जा द्वारा निकली हाइड्रोजन गैस जलने लगती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारा जो सोडियम है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा ये तीन उत्पाद हमें देता है, ठीक है। सोडियम जब हमारा जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 और ऊष्मीय ऊर्जा ये तीन हमें उत्पाद देता है, ठीक है। इसके बाद अब बी नंबर हम लोग पॉइंट देखते हैं। बी नंबर पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है, बी नंबर पॉइंट में हमें दिया गया है कि कैल्शियम धातु की ठंडे जल से अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। ये कैल्शियम जो हमारा धातु है ये भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से करता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस को जला कर सके, ठीक है, जला सके, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम, ये जो कैल्शियम धातु है ये जब जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन कैसे करती है, थोड़ी धीमी गति के साथ, थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है। तो ये कैल्शियम जब हमारा जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये हमें धातु ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा ये तीन उत्पाद देता है और ये अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से होने के कारण इसका हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न होता है वो जल नहीं पाता। क्यों नहीं जल पाता, क्योंकि ये अभिक्रिया सोडियम और पोटेशियम के जल के साथ अभिक्रिया जैसी तेज नहीं है, ये थोड़ी धीमी है, ठीक है। बहुत ही इजी है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, कैल्शियम H2O, कैल्शियम और जल का अभिक्रिया हो रहा है, हमें उत्पाद मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और
हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसमें हमें उष्मा भी मिलती है, ठीक है, उष्मा भी मिलती है, हीट भी मिलता है, ठीक है, हीट भी मिलता है, ठीक है, हीट भी मिलता है, हमें हीट भी मिलता है, उष्मा भी मिलता है, ठीक है। इसमें उष्मा जो होती है, ठीक है, अभिक्रिया में उत्सर्जित उष्मा इतनी नहीं होती, ठीक है, उष्मा तो उत्सर्जित होती है लेकिन वो उष्मा इतनी भी ज्यादा नहीं होती, ठीक है, बहुत ही कम होती है। जैसे कि अभिक्रिया इतनी धीमी होती है ना कि जो उष्मा हमारा उत्सर्जित होता है, उष्मा जो हमारा उत्पन्न होता है वो ठंडा भी हो जाता है, ठीक है, पता नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए, अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण यह जल की सतह पर तैरने लगती है, ठीक है। अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, अभिक्रिया में हमारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, धातु जब हमारा जल के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, और वो हाइड्रोजन जो उत्पन्न हो रहा है तो वो उस अभिक्रिया का अंदर ही हो रहा है ना, तो वो जल के अंदर की बात है, और उसमें से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है तो वो उस जल में से निकलना चाहेगा, तो बुलबुले उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और वो बुलबुले धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, ठीक है। अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो उत्पन्न होते हैं वो कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण यह जल की सतह पर तैरने लगती है, ठीक है, जिसके कारण ये जो धातु के ऊपर जो हाइड्रोजन चिपक गया ये उसके ऊपर जल के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है, जल की सतह पर तैरने लगता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ये हो गया, मिटा देता हूं। देखिए, जिसके कारण ये जल की सतह पर तैरने लगती है, आप लोग समझ गए ना, कैल्शियम जब हमारा धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड उत्पन्न कर रहा है और हाइड्रोजन गैस, और यही हाइड्रोजन गैस जब हमारा उस जल में से निकलता है, उस अभिक्रिया में से निकलता है तो बुलबुले के रूप में निकलता है, और ये बुलबुला उस धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण यह जो है जल की सतह पर तैरने लगती है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अब सी पॉइंट, ठीक है, ये हमारा सी पॉइंट है, इसको ऊपर ले चलते हैं, ये सी, ठीक है। सी पॉइंट हमारा क्या है, आयरन यानी कि Fe, जिंक यानी कि Zn, ठीक है, एल्युमिनियम यानी कि Al, मैग्नीशियम यानी Mg आदि धातुएं भाप से क्रिया कर उनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित करती है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या चीज दिया है, ये हमारा यहाँ पे हमारा जो कुछ धातुएं जैसे कि हमारा आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये कुछ धातुएं जो है भाप के साथ, ठीक है, ये जो धातु है भाप से क्रिया करती है, यानी कि गरम जल, बहुत ही गर्म जल जिसमें से भाप निकलता हो, उस भाप से यह भी क्रिया करती है और उनकी धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जो सारी धातुएं हैं, ये धातु भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब ये भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो ऊपर जो था हमारा वो पहला जो सोडियम और पोटेशियम था वो ठंडे जल के साथ था, ठीक है। फिर हमारा कैल्शियम आया, वो भी ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करता था पर थोड़ी धीमी गति से करता था। फिर तीसरा हमारा आया आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये जो चार धातुएं हैं ये भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि भाप जो होगा वो गर्म होगा, पानी जब गर्म होता है तभी तो भाप उत्पन्न होता है, और वो भाप जो होगा जरूर गर्म होगा, और ये भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया गया हुआ है, उस नोट पे हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड, ठीक है, लेड, कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड, ये चार धातु याद रखिएगा, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, लेड, कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड आदि धातुएं जो है जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। लेड, कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड, ये चार धातुएं हैं, और कुछ धातुएं हैं लेकिन यहाँ चार ही हमने मेंशन किया है, ठीक है। लेड, कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड आदि धातुएं जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो देखिए, हम लोगों ने धातु के रासायनिक गुण में सबसे पहले देखा कि धातु जो होते हैं
वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसमें हमने देखा कि सभी धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया कर रही हैं। यहाँ हमें कोई नोट नहीं दिया गया था कि ये धातुएं जो है वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन जब हम लोगों ने धातुओं के रासायनिक गुण के सेकेंड नंबर पॉइंट पे देखा कि धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया, तो इसमें हमें देखिए एक नोट मिल गया कि यहाँ पे कुछ धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। वो कौन कौन सी अभिक्रिया, कौन कौन से धातुएं हैं? लेड, कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड आदि ये जो धातुएं हैं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग थर्ड नंबर रासायनिक गुण पे आते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा रासायनिक गुण क्या है देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा रासायनिक गुण क्या है? थर्ड नंबर हमारा रासायनिक गुण, ठीक है। यहाँ पे देखिए धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि धातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और ये धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड मतलब कि क्या बोले था, तनु अम्ल के साथ। ठीक है, तनु अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी, इसको मैं इधर ही लेके आ जाता हूँ। ठीक है, सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्मित करती है। ठीक है, सभी धातुएं यानी कि सभी धातु, टोटल धातु, यहाँ पे कोई ऐसा धातु नहीं है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया ना करे। तो सभी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा उस धातु के लवण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये जो धातुएं हैं सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये जो धातुएं हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और ये क्या उत्पन्न करते हैं? धातु का लवण। ठीक है, धातु का लवण और हमारा हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन गैस यहाँ सब में उत्पन्न होता जा रहा है। ठीक है, तो सभी जो धातुएं हैं वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और हमारा धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर धातु लवण हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे ध्यान देते हैं और क्या है। ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे। उदाहरण ए हमारा है धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। हमारा उदाहरण ए में दिया गया है धातुओं का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अभिक्रिया है जब धातुओं की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो धातु क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जब हमारा धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसमें का हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में का जो क्लोराइड है, ठीक है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन अधातु। ठीक है, क्लोरीन जो है वो हमारा उस धातु के साथ मिल जाता है और धातु क्लोराइड उत्पन्न करता है। ठीक है, धातु क्लोराइड उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो धातुएं है वो तनु, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, जो धातुएं हैं वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु क्लोराइड, ठीक है, धातु क्लोराइड उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने रासायनिक अभिक्रिया लिख दिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? धातु और HCl, ये धातु और HCl मिलकर धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। यहाँ पे देखिए फिर से धातु जो हमारा HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, HCl क्या है? तनु अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और उदाहरण एक हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण देख लीजिए हमारा सोडियम, हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक कैसा है? तनु है। ठीक है, सोडियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड,
ठीक है, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। सोडियम क्लोराइड क्या है? खाने का नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा साधारण नमक का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे धातु जो सोडियम था वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया किया। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पे क्या उत्पन्न किया? धातु का लवण, ठीक है, धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस। बहुत ही आसान है, बस इन सबको थोड़ा ध्यान से रीड करने की जरूरत है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब हम लोग। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉपर, सिल्वर तथा सोना की कम सक्रियता के कारण ये धातुएं तनु अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करते। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये तीनों जो धातुएं हैं कम अभिक्रियाशील होने के कारण तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। आगे देखते हैं बी नंबर हमारा, धातुओं की अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, ठीक है। तो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया का एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जब मैग्नीशियम व मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीशियम या मैग्नीज, ये दोनों धातुओं में से कोई एक धातुओं की क्रिया, ठीक है, इन दोनों धातुओं की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। नाइट्रिक अम्ल कैसा है? तनु है। तनु नाइट्रिक अम्ल से होती है तो धातु नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको क्या बोलते हैं? धातु नाइट्रेट। जब धातु हमारा तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें का जो हमारा ये क्या बोलते हैं, नाइट्रेट जो है वो धातु में चला जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नीशियम है यहाँ पे तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और इसमें का नाइट्रेट जो है NO3 ये हमारा मैग्नीशियम के साथ आ जाता है, ठीक है, इसे मैग्नीशियम नाइट्रेट कहते हैं, NO3, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट, धातु नाइट्रेट उत्पन्न होता है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक उदाहरण खत्म हो गया। आगे देखते हैं, नोट हमें एक दिया हुआ है, उस नोट पे जरा ध्यान दीजिएगा। नोट सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है, नोट पे हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। थोड़ा ये बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस तो झेलना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। नोट पे अब हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। नोट क्या है? हमारा अम्लराज या एक्वारेजिया भी इसे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्वा लिखा है, एक्वारेजिया होता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्वारेजिया, यहाँ हमारा टॉपिक है अम्लराजिया एक्वारेजिया। अम्लराजिया एक्वारेजिया जो होता है वो क्या होता है? देखिए ये दो अम्लों का मिश्रण होता है, ठीक है, 3:1 में, ठीक है। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का वह मिश्रण होता है, अम्लराज कहलाता है। यह भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है, सोना और प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है, ठीक है। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया दो अम्लों का मिश्रण है, ठीक है, दो अम्लों का मिश्रण है। दो अम्लों का मिश्रण में कौन कौन सा अम्ल? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सॉरी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इन दोनों का मिश्रण एक ऐसा उत्पाद उत्पन्न करता है, एक इस प्रकार का अम्ल उत्पन्न करता है जिसे अम्लराज, अम्लों का राजा या एक्वारेजिया कहते हैं। ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण सोना या प्लेटिनम तक को गलाने की क्षमता रखता है। ये बहुत ही भवकता द्रव है, ठीक है। भवकता द्रव कहने का मतलब कि ये इतना डेंजर होता है कि ये सोने को गला देगा, अपने अंदर गला लेगा, ठीक है। सोना और प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है, ठीक है। सोना इतनी जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि सोना, कॉपर और ये जो सिल्वर है, मतलब कि चांदी, ये तीनों हमारा अम्लों के साथ, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सोना, प्लेटिनम तक को गलाने की क्षमता रखता है। ये अम्लों का मिश्रण एक ऐसा द्रव है, ठीक है, जिसे भवकता द्रव भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक्वारेजिया याद रखिएगा, एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, ठीक है। सांद्र
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। ये एक भभकता द्रव है और ये सोने और प्लेटिनम को गलाने तक की क्षमता रखता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आ गए धातुओं के रासायनिक गुण में चौथे नंबर गुण पे। ये चौथा नंबर गुण कौन सा है, चलिए देखते हैं। धातुओं की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, धातुएं जो है वो लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, लवण के विलयनों के साथ धातुओं की अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने कम से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया पहले पढ़ चुका है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिक से उसे विस्थापित करके उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, यौगिक पहले से रहेगा। वो यौगिक क्या है, यहाँ पे हमारा वो लवण है। ठीक है, लवण है। किसी धातु और अधातु का हमारा जब अभिक्रिया करके मिले रहते हैं, वो अभिक्रिया करके मिले रहते हैं तो वो लवण उत्पन्न किए रहते हैं। ठीक है, और इन लवण के विलयनों का धातु के साथ किसी अन्य धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें अगर वो जो अभिक्रिया कराने वाला हमारा धातु है वो अगर लवण के धातु से अधिक अभिक्रियाशील हो गया तो वो हमारे लवण के धातु को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देगा, उसके यौगिक से उसे हटा के उसका जगह ले लेगा। हम लोग उदाहरण देखेंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ आएगा। ऐसे तो मैं लेक्चर मार रहा हूँ, थोड़ा बहुत को समझ आ रहा होगा, थोड़ा बहुत को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण देखिए। यहाँ पे FeSO4। ठीक है, FeSO4 हमारा आयरन सल्फेट जो है, आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट, कुछ भी कहिए, आयरन सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डालने पर, ठीक है, हमारा ये विलयन कौन सा है, FeSO4। ठीक है, FeSO4 यहाँ पे आयरन सल्फेट यानी कि हमारा एक कप है, एक कप में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा FeSO4 है, FeSO4 है। इसमें हम लोग जिंक का रॉड अगर डालते हैं, इसमें हम लोग अगर जिंक का रॉड डालते हैं, ये क्या है, जिंक है, तो ये जिंक का रॉड डालने पे ये जिंक जो है उस विलयन में, ठीक है, डालने पर जिंक धातु जो है आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जिंक हमारा FeSO4 जो है, यहाँ पे हमारा जो जिंक जो है आयरन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, जिंक जो है आयरन को विस्थापित कर देता है और जिंक उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, जिंक उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, जिंक क्या करता है, उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फेरस सल्फेट को, सॉरी आयरन सल्फेट को, वही फेरस सल्फेट को जिंक जो है, जिंक का रॉड जो है, ये उसके धातु के विलयन, फेरस सल्फेट क्या है, हमारा लवण है। ठीक है, उस लवण के विलयन से, उस लवण के विलयन में जाने के बाद जिंक जो है आयरन से ज्यादा क्रियाशील होने के कारण ये उसके लवण के यौगिक में से, ठीक है, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट में से इस आयरन को हटा लेता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। ठीक है, जिंक सल्फेट बना लेता है। ठीक है, तो जिंक यहाँ पे क्या है, जिंक जो है हमारा Fe आयरन से ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, हम लोग क्रियाशीलता का एक, हमारा क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता का एक हमारा बहुत ही लंबा सीरीज है, उस सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसका वीडियो अगले पार्ट में मैं आपको दे दूंगा। हमारा धातु की क्रियाशीलता के ऊपर जो हमारा सीरीज बनाया गया है उसमें हम पढ़ लेंगे कि कौन सा धातु सबसे क्रियाशील है, उससे नीचे कौन सा कम क्रियाशील, उससे कौन सा कम क्रियाशील, हम अच्छी तरह समझ लेंगे। उस तालिका को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसके नीचे देखते हैं हमारा क्या है। 5वां नंबर हमारा धातु की सक्रियता श्रेणी। देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ये भी हमारा एक धातुओं का क्या है, रासायनिक गुण है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसमें क्या होता है, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम, घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है सक्रिय धातुएं
तथा वह धातुएं जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती है अक्रिय धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा धातुओं की सक्रियता के ऊपर एक हमारा श्रेणी बनाया गया है। श्रेणी बनाया गया है क्या, सक्रियता के ऊपर। तो जो सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है वो सबसे ऊपर रहता है, और नीचे आते हम उसकी सक्रियता कम सक्रियता वाले धातु को अरेंज करते आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इसी को हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखिए इसके बाद वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है। ठीक है, वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है वो सक्रिय धातु कहलाती है। ठीक है, उस श्रेणी में, उस धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर रहती हैं उन्हें सक्रिय धातुएं कहा जाता है। ठीक है, और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे होती हैं उन्हें हम लोग अक्रिय धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग उस सीरीज को भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन कौन सा है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु हमारा सोडियम है। ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे अधिक क्रियाशील हमारा धातु पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। यहाँ देखिए हमारा ये जो है सोडियम और पोटेशियम, ये धातुएं जो है सबसे क्रियाशील है। सबसे क्रियाशील है, कैसे याद रखेंगे, ये सारे सारणी में सबसे ऊपर है। ये हम लोग इस तरह याद कर सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है फटक से आग पकड़ लेता है ना वायु के संपर्क में आते ही, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ये पॉइंट याद रहेगा तो हमें ये भी याद रहेगा कि पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं वो सबसे अभिक्रियाशील धातु होते हैं। ठीक है, जिसमें कि पोटेशियम हमारा सोडियम से भी अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम उससे कम क्रियाशील, उसके बाद जिंक, उसके बाद जिंक। ठीक है, ये हमारा घटते क्रम में है। ठीक है, सक्रियता घटते क्रम में, यहाँ मैं लिख देता हूँ सक्रियता घटते क्रम में। ठीक है, सक्रियता, ठीक है, सक्रियता घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, सक्रियता घटते क्रम में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अब हम लोग नीचे देखते हैं। उसके बाद हमारा नीचे क्या है, यहाँ तो हम लोगों ने जिंक Fe यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, जिंक तक हम लोगों ने देखा था। देखिए यहाँ पे श्रेणी पूरा आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे श्रेणी आपको पूरा दिया गया है, ये घटते क्रम में हमारा है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर Pb। यहाँ हमारा हाइड्रोजन के ऊपर का ये जो गैस है, ये ऊपर का जो ये हाइड्रोजन के ऊपर का जो धातुएं है ये सक्रिय है। ठीक है, ये सक्रिय है। ठीक है, ये धातुएं जो है वो सक्रिय है। ठीक है, क्या है, ये सक्रिय है। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे जो होता है वो हमारा हाइड्रोजन के नीचे की जो धातुएं होती है, हाइड्रोजन के नीचे की जो धातुएं होती हैं वो हमारा अक्रिय होता है। ठीक है, वो जो धातुएं होता है ये अक्रिय होता है। ये कौन सा है, अक्रिय धातु, अक्रिय धातु। अब देखिए यह सक्रिय और अक्रिय समझ गए हम लोग, हाइड्रोजन के ऊपर सक्रिय, हाइड्रोजन के नीचे का अक्रिय। लेकिन ये बीच में हाइड्रोजन हमारा क्यों आ रहा है, बीच में हमारा हाइड्रोजन क्यों आ रहा है, हाइड्रोजन जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन दे के H+ उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग धातुओं की श्रेणी में रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ धातुओं की श्रेणी हम लोगों ने पढ़ लिया, सबसे अधिक क्रियाशील से सबसे कम क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, याद रखिएगा, सबसे कम क्रियाशील हमारा धातु Au यानी कि गोल्ड है, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम यानी कि K। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील इन धातुओं के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो हमारा खत्म होता है। ठीक है, लेकिन नीचे हमारा एक नोट दिया है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे कम क्रियाशील हमारा पढ़ लिया और सबसे अधिक क्रियाशील भी हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे क्रियाशील हमारा पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील गोल्ड। ठीक है, अब यहाँ नोट पे ध्यान देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है और सच कहूं तो मैं भी इस वीडियो को बनाते बनाते आखिरकार थक गया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया। इस बीच बीच में मुझे इतने कॉल्स आ रहे थे, मैं परेशान हूँ, क्या बोलूं।
वीडियो बनाने में बहुत ही सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, एक तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता और वीडियो बनाने बैठो तो कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो चलिए नोट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, तो नोट हमारा क्या दिया हुआ है? नोट हमें दिया है हाइड्रोजन में भी अधात्विक गुण होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में भी अधात्विक गुण होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है? अधात्विक गुण होता है, परंतु इसकी विद्युत धनात्मक होने के कारण इसे सक्रियता श्रेणी में रखा गया है। यही तो मैंने यार बताया, यहाँ पे नोट भी नीचे वही मैंने लिखा है, मैं ही भूल गया। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है वो अधात्विक गुण भी उसमें होता है। ठीक है, अधात्विक गुण कहने का मतलब कि धात्विक गुण न होना। ठीक है, अधात्विक गुण होते हैं, लेकिन इसका विद्युत धनात्मक यानी कि H+ होने के कारण इसे हम धातुओं की श्रेणी में रखे हैं। ठीक है, यही हमारा नोट है, याद रखना। H+ होने के कारण ये हाइड्रोजन हमारा धातुओं की श्रेणी में आता है। और ये देखिए ये किस किस धातु से अधिक क्रियाशील है? ये हमारा गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, इन चारों से तो क्रियाशील है ही। ठीक है, इन चारों की अपेक्षा क्रियाशील है। ठीक है, इन चारों की अपेक्षा क्रियाशील है। ठीक है, इन चारों की अपेक्षा ये क्रियाशील है। ठीक है, ये जो चार कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है, ये जो है ये अक्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो काफी लंबा हो गया, इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ताकि अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।